हेलो बच्चों। तो ये हमारा पार्ट 2 है इस वीडियो में। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पार्ट 1 ऑफ नीट 2024 डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिए थे। ये जो मेरा ये है पेपर है, ये Q3 पेपर है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए, देखिए। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। एक्टिवेशन एनर्जी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो कैलकुलेट की जा सकती है अगर किसी को इनमें से वैल्यू पता हो। जैसे कि पहले बताया इसने, रेट कांस्टेंट पता हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हमको रेट कांस्टेंट पता हो तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। सेकंड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन पता हो। थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन, ओरिएंटेशन पता हो। एंड नंबर 4 है रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें रेट कांस्टेंट पता हो तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको आर्हीनियस इक्वेशन का पता होना चाहिए। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है? आर्हीनियस इक्वेशन बताती है कि K इज इक्वल टू होता है, K यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट होता है। K इज इक्वल टू होता है ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए आपको पता है यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। ए हमारा है फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और अभी क्या बच गया, टी आपका है टेम्परेचर। तो देखिए, और के आपका इधर है रेट कांस्टेंट, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि रेट कांस्टेंट अगर मुझे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे पता हो तो मैं निकाल सकती हूँ। तो देखिए, रेट कांस्टेंट पता हो यानी के की वैल्यू पता हो और टी की वैल्यू पता है तो मैं ई ए निकाल सकती हूँ। नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू तो नहीं पता ना, सिर्फ एक वैल्यू अननोन हो तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो हमें इसके लिए के की वैल्यू चाहिए। देखिए, ई ए निकालने के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, और आर तो गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू नॉन होती है। ठीक है, तो पहले केस में ये बोल रहे हैं कि हमने आपको दिया रेट कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये और ये की वैल्यू पता है, तो ए की तो नहीं पता ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। फिर नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन पता हो तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या होता है, ए ही होता है। ए को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ करेक्ट अलाइनमेंट, और इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ करेक्ट अलाइनमेंट। जब करेक्टली अलाइनमेंट होगा, मतलब दो आपके जो मॉलिक्यूल्स है करेक्टली अलाइन होंगे एक दूसरे के साथ, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, जो उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, वो भी ए डिनोट करता है। तो अगले ऑप्शन में कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू हमें पता हो तो हम ई ए निकाल सकते हैं। नहीं, क्योंकि दूसरे वाले में तो बहुत सारे अननोन हो गए, एक के भी अननोन हो गया और टी भी अननोन हो गया, तो सेकंड वाले ऑप्शन भी सही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन से भी नहीं निकाल सकते। फिर ये ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन, जो उनका ओरिएंटेशन अगर हमें पता हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन के, जब कोलिजन हो रहा होता है, ये पता हो तब निकाल सकते, कि तब भी नहीं निकाल सकते। ओरिएंटेशन ही तो पता है, के की वैल्यू अननोन है ना, टी की वैल्यू अननोन है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं। फिर सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन बचता है,
कि अगर रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। देखिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या फॉर्मूला होता है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R, और यहाँ पे हो गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो T1 T2 भी बोल रहा है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, और K2 K1 की वैल्यू भी पता है। देखिए अब हमें यहाँ पे R की वैल्यू पता है, तो EA हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए दिया हुआ इस तरीके से है कि आप फर्स्ट को बिना देखे एकदम लगा देंगे, लेकिन देखिए आप पहले एक बार फॉर्मूला लिख के देखिए, ठीक है। जब तक आप अपने मन में पूरा कंफर्म ना हो तब तक आप कोई ऑप्शन मत लगाइए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 बोलता है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और स्टेटमेंट सेकंड है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। अब चलिए इनका रीजन जानते हैं। पहला है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए आपने पढ़ा ही होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन लिया, बेंजीन रिंग, और इसकी रिएक्शन कर दी एल्काइल हैलाइड से। यहाँ पे हमने कोई भी लिविस एसिड लिया, मोस्टली हम लेते हैं इसमें AlCl3, और यहाँ पे बन जाता है आपका ये कंपाउंड, और निकलता है एस। देखिए अगर आपको इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो मैकेनिज्म भी बता देते हैं। देखिए पहले क्या होगा कि ये और ये रिएक्ट करेंगे, RX प्लस AlCl3 रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, साल्ट बना देंगे ऐसे AlCl3 X माइनस, क्योंकि ये लुईस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे R पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जो R पॉजिटिव है ये रिएक्ट करेगा इससे, अब सिंस ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और क्या बना देगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपका X माइनस है, अब यहाँ पे X माइनस भी तो है, ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे एक H है तो X माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे और अपना रिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे ये बनेगा और यहाँ पे बनेगा HX। अब एनिलीन के केस में क्या है, एनिलीन क्यों नहीं करेगा, देखिए ये हो गया एनिलीन। इसका मतलब है कि जैसे आप बेंजीन रिंग की जगह अगर आप एनिलीन लो तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो जैसे ये NH2 है, ये ले लिया एनिलीन और हम इसकी रिएक्शन सेम ऐसे कराए, बेंजीन की जगह सिर्फ इसको रख ले, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए जो जो एनिलीन है ये आपको पता है यह है एक बेस, और बेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए है क्योंकि देखिए ये अपने आप में क्या है, बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई रोल इसमें ऐसा नहीं रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, तो ये इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये रिएक्ट कर जाएगा इससे, किससे, AlCl3 से, और क्या बना देगा, NH2, क्योंकि ये बेस है,
ये हो जाएगा AlCl3 माइनस, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो बेंजीन रिंग है इसको डीएक्टिवेट कर देगा, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, ये सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है ना अगले स्टेप में। ये तो आपका साल्ट बन गया है ना। अब अगले स्टेप में आपको R+ से रिएक्ट कराना है, लेकिन ये इसको डीएक्टिवेट कर देगा क्योंकि N के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो डीएक्टिवेट कर देगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो इसी की वजह से क्या होगा, जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। अब और अगले ऑप्शन में बोला गया है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसे सही है बताते हैं, देखिए। तो पहले गैब्रियल सिंथेसिस क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए गैब्रियल सिंथेसिस में हम लेते हैं थैलामाइड, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ऐसे, ठीक है जी। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ, और ये ऐसे, और ये क्या करेगा, ये OH- यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, तो क्या बनेगा, और ये आपके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये हो जाएगा ऐसे, और इसके पास आ जाएगा K पॉजिटिव, साल्ट बना लेंगे ये। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम थैलामाइड। ये क्या है इधर, थैलामाइड, थैलीमाइड, ठीक है जी। अब ये साल्ट बन गया। अब यहां से जो नेक्स्ट होता है ये होता है ऐसे, ये रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे ये निगेटिव इस R पे रिएक्ट करता है और ये आपका हैलाइड आयन निकल जाता है। क्या बनता है, बनता है ये, अब क्या लग जाएगा इसके साथ R, और इधर बन जाएगा KX, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो हमारा क्या बन गया था इसमें लास्ट टाइम, ये बन गया था ये बन गया था। और देखिए हमने RX जो लिया है उसमें जो R है ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और एनिलीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अराइल ग्रुप चाहिए, है ना। तो अभी हम एल्काइल ग्रुप वाली जो मैकेनिज्म है उसको देख रहे हैं। तो यहां तक बन गया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद NH2 से रिएक्शन कराते हैं इसकी। अब बताइए कहाँ रिएक्ट करेंगे, ये यहां करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे चले जाएंगे, और यहाँ पे आपका ये बनेगा NH2 पॉजिटिव, NH2, ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे आएंगे इधर, और क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप को निकाल देंगे, और अब आपका क्या बनेगा, इधर ऐसे बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा कंपाउंड, ये O। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या करेगा, डोनेट करेगा CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा यहाँ पे NH2 पॉजिटिव, और इधर बनेगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो N पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अब इसके आगे क्या होगा,
अब देखिए एन पे पॉजिटिव चार्ज तो सस्टेन कर नहीं सकता, तो जिसका एक हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इसके स्ट्रक्चर को पहले एक बार खोल के बता देते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है नाइट्रोजन तो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहता है अपने पास। ठीक है जी, ये है ना, ये माइनस है, तो जो ये पॉजिटिव ये इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और अपना जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा कर लेगा। यहाँ पे बचा एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन इससे रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा NH, तो दोनों तरफ कंप्लीट हो जाएगा मामला, तो ये फाइनली बनेगा ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे आ जाएगा, ये बनेगा NH NH2 और यहाँ पे बचेगा CONHR, यही बनेगा। अब देखिए अब क्या होगा, जो ये NH2 पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, ये अटैक करेंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, फिर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दोबारा इधर जाएंगे और ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, अब बनेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बनेगा ऐसे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली आपके होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहां से क्या निकला है हमारा, प्लस R NH माइनस, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए थे, तो इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव रहेगा। अब इस H को मैं ऐसे लिख दूं, एक H तो यहीं पे, एक H यहाँ पे, अब ये फिर अपने यहाँ ऊपर H तो बिल्कुल नहीं रखेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल नहीं रखेगा, तो ये निगेटिव इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन से रिएक्ट वो ले लेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, इसको हाइड्रोजन ही सबसे आसान लगता है, हाइड्रोजन से ले लेता है, तो आपका क्या बनेगा RNH2, ये RNH2 ही क्या है, ये है प्राइमरी अमीन, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा ये, यहाँ पे भी एक NH बचेगा और ये बचेगा ऐसे, ठीक है जी, तो ये बनेगा। अब ये कह रहा है कि ये प्राइमरी अमीन तो दे देता है एल्काइल अमीन के साथ, लेकिन ये आप यहाँ से एनिलीन नहीं बना सकते, ऐसा क्यों होता है, देखिए एक स्टेप आया था इसमें जहां पे क्या बना था, ये साल्ट बना था, ठीक है, ये साल्ट बना था, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इस R से रिएक्ट नहीं कर पाता, ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाती एराइल अमीन के केस में, ये निगेटिव क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो देखिए यहाँ पे आपकी फिनाइल रिंग है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो उसको, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ऊपर से वो क्या है, ये वाली ऐसे रिंग हो जाएगी ना, ये अमीन बनाने के लिए आपको ऐसे चाहिए, ये वाला ग्रुप चाहिए। अब क्या होगा कि ये एक तो इलेक्ट्रॉन नीचे, ऊपर से स्टेबल है, स्टेबल किससे है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है ये, तो इनके और इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी, और इसी वजह से गैब्रियल सिंथेसिस से आपको अमीन एनिलीन नहीं प्राप्त होती है। तो गैब्रियल सिंथेसिस से जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है कि गैब्रियल सिंथेसिस से आप एनिलीन नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो फर्स्ट वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है। चलिए अब 63 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप ये एक बात देखिए, आपको जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें पहला पीरियड तो याद ही है, पहला मतलब सेकंड पीरियड तो याद ही है, पहला में तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, उसके बाद आपका सेकंड पीरियड क्या होता है, सेकंड पीरियड होता है ऐसे लिथियम, ये होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको पता है फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, सबसे पहले इसमें यही देख लीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 एकदम सही होगा। अगर फिर भी ये तो यहां से एकदम ऑप्शन सही होगा, आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नीचे ऐसा कोई सेम नहीं है जिसमें कंफ्यूज हो। अब आपको पता है आगे है कार्बन और सिलिकॉन,
अब देखिए इनके बाद कार्बन की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इनकी होती है, पहले फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन की हुई। अब आपको पता है जैसे ही आप ग्रुप में नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इसका मतलब कार्बन की ज्यादा होगी और सिलिकॉन की कम होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। ये आपको लिस्ट क्या करनी है, मैच करनी है। 1 मोल ऑफ H2O टू O2, ये कन्वर्जन करना है और आपको कितने फैराडे की जरूरत हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए इसमें पहले वाले ऑप्शन को चलते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2O से हम क्या बना रहे हैं, O2। तो कितने मोल फैराडे, फैराडे क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है आपको। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से। देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे हो गई 0। तो -2 से 0 में जाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, -2 और 0 कितना चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर में, -2। तो इसमें आपके चले गए 2 फैराडे, ठीक है, -2 -0 -2 यानी कि 2 फैराडे। अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दें इसको, तो आपका क्या बन जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस O2, ठीक है। लेकिन ये तो रिडक्शन वाला है, आप देखिए ऑक्सीडेशन वाला। ऐसे देखिए H2O से आप जा रहे हो O2 में, यहाँ पे H के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, ठीक है। और कितने H2 हैं आपके, 2 H2 हैं। तो एक की +1 है, एक को आपको रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप करें तो आपका बनेगा H2 प्लस हाफ O2। यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है जी। एक हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये 1 है, और यहाँ इसका मतलब है 1 मोल। इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब है 2 फैराडे। यही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। इसमें है 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को आपको कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव। इसमें आप देखिए इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका आएगा आपका +7, +7 से +2 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, +5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो ये +2 में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको चाहिए 5 फैराडे। अब ये देखिए 1.5 मोल ऑफ कार्बन, ये आपको निकालना है फ्रॉम CaCl2 से आपको निकालना है मोल्टन CaCl2 से 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम, ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले सिंपली आप देखिए 1 मोल CaCl2 से आपको क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। जो स्पीशीज रिड्यूस हो रही है आपको उस पर फोकस करना है। रिड्यूस कौन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पे 0, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे दें तो ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 की कमी है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो कैल्शियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं। देखिए हमें चाहिए 3/2, हमें चाहिए 3/2 मोल, और हमें चाहिए फिर मोल्टन CaCl2 से, ये हमें 3/2 से चाहिए। तो पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 से। तो 3/2 करने के लिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 फैराडे, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यानी कि 3 फैराडे आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैराडे यूज जो आपको चाहिए वो चाहिए 3 फैराडे। अब नंबर 4 पे है 1 मोल, देखिए नंबर 4 में है 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। इसमें आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये +2 है क्योंकि ऑक्सीजन की -2 है, तो ये +2 हुई। इसमें जब आप निकालेंगे इसका हो गया +3, 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3,
अब देखिए ये +2 है, ये +3 है, तो अब कौन सा, इसमें तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमको कितना, हमें ये नहीं कहा कि इधर जोड़ना है इधर जोड़ना है, आपको कितने फेराडे यूज होंगे। तो आप देखिए, तो इसमें कितने फेराडे यूज होंगे, अगर मैं इसको 1 फेराडे दे दूं, 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, ये भी +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो इसमें कितना चाहिए, 1 फेराडे। तो देखिए अब आप ऑप्शन मैच कर देंगे। 1 मोल ऑफ H2O2, O2 में कितना चाह रहा था हमारा, 2 फेराडे, यानी सेकेंड। 1 मोल ऑफ MnO4 -2, Mn2 पॉजिटिव को चाह रहा था 5 फेराडे। 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2, इसमें कितना हमारा चाह रहा था, 3 फेराडे। और नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3, इसमें चाह रहा था हमारा 1 फेराडे। देखिए कौन सा सही है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का 4, सी का 1 एंड डी का 3। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। आपको ये मैच करने, आपको बताना है कि कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इनमें है। तो पहली लिस्ट है, इसमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें हमारा दिया हुआ है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। पहला हमारा कोबाल्ट अमोनिया NH3⁵ NO2 Cl2। देखिए दूसरा, पहले आप सारों को देख लेंगे एक बार मोटा मोटा, और फिर आप देखेंगे जो पहला है। देखिए ये आपका एनसीईआरटी में से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, आप एनसीईआरटी से इसको कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि जो आइसोमेरिज्म है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप पेज नंबर 125 पे पढ़ेंगे। इसमें है आइसोमेरिज्म, एक टॉपिक है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें इन्होंने बताया कि आइसोमेरिज्म 2 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर 2 टाइप के, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल और नंबर 2 पे होता है ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल में आपका है, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। ये होते हैं 4 तरह के, एक तो होता है लिंकेज। अब एक एक आइसोमेरिज्म मैं आपको समझाऊंगी और आपको मैच करने हैं किससे, जो आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 2 है कोऑर्डिनेशन, नंबर 3 है आयनाइजेशन, एंड नंबर 4 है सोलवेट। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में एक हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था, ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। ये जैसे इसमें है ना 1 मोल ऑफ H2O2O2, ये मैंने H पॉजिटिव से, लेकिन इसमें तो O2 से बोल रहा है ना ये करने के लिए, तो H2O से आपको किस में चेंज करना है, O2 से। हल्का सा आप इसमें देख लीजिए एक बार, ऐसे चेंज करना है। देखिए यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है 0, तो कितने आपको फेराडे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको फेराडे की जरूरत पड़ेगी 2 फेराडे की। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दे तो यहाँ भी -2 हो जाएगा, यहाँ भी -2 हो जाएगा, तो 2 फेराडे की इसमें जरूरत पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में, देखिए 65 में, देखिए इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले, हमने जो एनसीईआरटी में आपको बताया गया वो बताया गया है लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये वो वाले आपके आइसोमेरिज्म, वो वाले कंपाउंड शो करेंगे जिनमें एक क्या हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। क्या हो, एक एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, सॉरी लिगेंड हो। और एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा एटम्स क्या हो सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, मेटल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम से। तो देखिए इसमें जो NO2 है ये ऐसा ही है, NO2 यहाँ पे N से भी कर सकता है, कोबाल्ट से N से भी कनेक्ट कर सकता है, और ऑक्सीजन से भी, ठीक है जी।
तो कैसे बाइंड कर सकते हैं, एम से भी और एन से भी और ऑक्सीजन से। इसका मतलब ये एम्बिडेंटेंट लिगेंड है। तो इसमें जो ये आपका नाइट्रेट है ये कैसा लिगेंड है, ये है एम्बिडेंटेंट। और इसको जिसने खोज की थी ये था जोर्गेनसन। जो इसका साइंटिस्ट था उसका नाम था जोर्गेनसन, जोर्गेनसन, सॉरी, जोर्गेनसन। इसका मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म है ये। फर्स्ट का हो गया। सेकंड, अब देखिए ए का सेकंड इन दोनों में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में आ रहा है, आपको ऐसे ही देखना है। फिर हमारा जो आपका एनसीईआरटी है उसके बाद इन्होंने बताया है उसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसमें क्या होता है, इस टाइप के आइसोमेरिज्म में होता है, इसमें होता है इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटाइनिक एंड एनाइनिक स्पीशीज। इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटाइनिक एंड एनाइनिक एंटिटीज। अब इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ये कैटाइनिक है ये एनाइनिक है, लेकिन इसमें तो मेटल ही नहीं है, इंटरचेंज कैसे होगा। इधर क्या है, ये कैटाइनिक है ये एनाइनिक है, इसमें भी क्या है, मेटल ही नहीं है, तो सिर्फ इसमें एक यही ऑप्शन बचता है। अगर इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है कोबाल्ट के साथ ये CN का होल 6 आ जाएगा इधर, और क्रोमियम के साथ अमोनिया का होल 6 आ जाएगा इधर, क्योंकि इन दोनों में क्या है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है और इसकी भी +3 है, तो ये दोनों इजीली क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो आपका सी का क्या हो गया, 4, सी का 4 और यहाँ पे सी का 3 है। देखो यहीं से आप कंप्लीट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। फिर भी जो आपका 3 है उसमें है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये उन वाले कंपाउंड्स में होता है जिसमें जो काउंटर आयन होता है कॉम्प्लेक्स के साल्ट में, वो क्या होता है, वो इतना उसमें खुद इतना। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो आपका आयनाइज जो एनायन होता है इसमें खुद इतना पोटेंशियल होता है कि जो मेटल के साथ जो बाइंड करता है आपका लिगेंड उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो वाले कंपाउंड शो करेंगे। तो इसमें कौन सा शो करेगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इसमें शो करेगा ये, ठीक है। ये जो ब्रोमाइड आयन है, सॉरी हाँ ब्रोमाइड आयन है, ये सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा, सल्फेट आयन बाहर आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, ऐसे ही। इसमें इतना पोटेंशियल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये खुद बाइंड कर जाएगा और सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी का हो गया 3rd। अब बचता है आपका सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है, देखिए मैक्सिमम जो हम कंपाउंड्स है वो पानी में बनाते हैं। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए जैसे ये है, इसमें H2O का होल 6 Cl3 है। सोलवेंट मॉलिक्यूल किससे डिस्प्लेस हो जाते हैं, जो बाहर आपका क्या है, जो बाहर लिगेंड है। तो जैसे ये है, ये किस में चेंज हो सकता है, ये हो सकता है ऐसे, और यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ऐसे में आपका क्या होता है, जिसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या शो करता है, सोलवेट आइसोमेरिज्म। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देख चलते हैं। 66 में इसमें आपको कंपाउंड दिया है और आगे आपको शेप और ज्योमेट्री बतानी है। देखिए इसमें आपने भले ही थोड़ा पढ़ा हो, कुछ रटा ना हो, लेकिन आप थोड़ी सी भी सेंस यूज करेंगे तो आप बिना कुछ रटे, बिना कुछ देखिए, थोड़ा बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, आप इसको इजीली कर लेंगे। जैसे आपको नॉर्मली तो पता ही होगा, नॉर्मल की sp स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर। sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। sp3d क्या होता है, ट्राइगोनल या फिर प्लेनर
प्लेनर ट्राइगोनल। sp3d क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। सॉरी, जो sp3d है इसकी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर sp3d2 की होगी ऑक्टाहेड्रल। एंड आपकी sp3d3 की होगी पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री होगी इनकी, ठीक है। देखिए इनको मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। लीनियर तो यही होता है ना। ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे कुछ होगा, टेट्राहेड्रल आपका ऐसे कुछ होगा। फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे होगा। ट्राइगोनल और पिरामिड क्या होगा? एक पिरामिड ऊपर, यानी एक आपका आइटम ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा, ऐसे होगा। फिर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? ऐसे होगा, एक ऊपर एक नीचे। और पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री क्या होगी? पेंटागनल बाइपिरामिडल होगी आपकी ऐसी, ऐसी होगी, और एक इसके ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा, यही होगा। अब देखिए ये तो है कि जब आपके सारे एटम्स हो। अब लोन पेयर्स भी होते हैं, लोन पेयर्स इनको डिस्टोर्ट कर देते हैं ज्योमेट्री, आपको ये भी पता है। तो मोटा मोटा देखिए आपको इतना तो पता ही है। अब देखिए पहले अमोनिया पे आ जाते हैं। अब अमोनिया का आपको पता कैसे होगा कि इसका आपको कैसे पता चलेगा कि इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखिए CH4, देखिए आप कैसे पता करेंगे अमोनिया का? पहले स्ट्रक्चर देख कर लीजिए। अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। आप मोटा मोटा देखिए 3 हाइड्रोजन है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है जी। एक लोन पेयर बचा, तो आप इसको क्या करेंगे? एक लोन पेयर को एक बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। तो अमोनिया कुछ ऐसा होगा ना, अमोनिया कुछ ऐसा होता है। तो एक बॉन्ड हो गया, कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। और जहां 4 बॉन्ड होते हैं वहां क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वहां पे क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे गिन लेंगे? ये 3 एंड एक 4, जहां 4 होंगे वहां पे क्या होगा? sp3। जहां पे 5 बॉन्ड होंगे वहां पे क्या होगा? sp3d। जहां पे एक बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा? नहीं, जहां पे क्या होगा? sp3d होगा। जहां पे देखिए इसमें तो 4 बॉन्ड है, इसमें 5 बॉन्ड होंगे, वहां पे sp3d होगा। जिसमें 6 होंगे वहां पे sp3d2 होगा। जिसमें एक बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा? sp होगा। ऐसे आप याद कर लेंगे। देखिए एक बार बता देती हूँ मैं आपको। देखिए ये जो चीजें हैं इनसे आपको ना फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। sp कहाँ होगा? जहां पे एक बॉन्ड होगा। लीनियर तो तभी होगा ना जब एक ही बॉन्ड होगा, ठीक है। sp2 कितने होंगे? जहां पे 3 बॉन्ड होंगे, 2 और 1 3, एक बॉन्ड या फिर 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है ना, कोई लीनियर मॉलिक्यूल ऐसे होता है, जैसे कोई आपका एटम है, एक यहाँ बना दिया एक यहाँ बना दिया। ये तो कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम आपका 1 बॉन्ड होगा या 2 बॉन्ड होगा। और sp2 में कितने होंगे? ऐसे गिन लो। देखिए ऐसे गिनने आपको बॉन्ड 1 2, ठीक है, 2 बॉन्ड होंगे। इसमें 2 3, 3 बॉन्ड होंगे। फिर sp3, इसमें 4 बॉन्ड होंगे, 3 एंड 1 4, 4 बॉन्ड। sp3d 3 4 5, इसमें 5 बॉन्ड होंगे। जो इनकी पावर है वो गिन लेनी है सबकी, ठीक है, 3 4 5। फिर है sp3d2, 3 4 5 और एक 6, इसमें 6 बॉन्ड होंगे। फिर ज्योमेट्री आपको पता ही है। 3 बॉन्ड की कैसे होगी? 3 बॉन्ड की कैसे होगी? 3 बॉन्ड की होगी प्लेनर, प्लेनर। 4 बॉन्ड की क्या होगी? टेट्राहेड्रल। 5 बॉन्ड की क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 3 बॉन्ड तो ऐसे आएंगे और एक ऊपर एक नीचे। और फिर 6 बॉन्ड की कैसे होगी? ऐसे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। तो चलिए अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए इसमें बॉन्ड यही है, आपको गिनो की ये तो ज्यादा हो गए। ये बेसिकली ऐसे है मॉलिक्यूल। कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6।
ये आपको याद करने के लिए इजी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बताया एग्जैक्ट ये सब चीजों में आए, लेकिन मोस्टली ये चीजें काम कर जाती हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपना बिल्कुल सिंपल चीजों पे। पहला है आपका अमोनिया। एक तो इस पे देखिए लोन पेयर है, ये तो आपको पता है, इसको एक बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, 3 ही हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाएंगे और एक ही हो गया, एक लोन पेयर को एक बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, 4 बॉन्ड हो गए, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये लोन पेयर ना होता तो टेट्राहेड्रल होती आपकी शेप, ये होती जैसे आपकी किस में होती है, मीथेन में होती है, लेकिन एक बॉन्ड गायब और यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया अमोनिया के केस में। अब टेट्राहेड्रल तो रही नहीं, है ना, जब टेट्राहेड्रल नहीं रही तो इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन है इधर भी इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन हो के तहत ये अपनी क्या करेगा, शेप बिगाड़ देगा। तो आपका जो अमोनिया है, अमोनिया की देखिए क्या होगी शेप, ये होगी ट्राइगनल पिरामिडल। कैसे पता चला, देखिए जब आप इसको ऐसे देख रहे हैं पिरामिडल की तरह दिख रहा है ना, पिरामिड ऐसे ही होते हैं ना, आपने देखे होंगे ऐसे ही होते हैं ना पिरामिड, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल पिरामिड हो गया। तो अमोनिया ए का आपका आ गया 1। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, क्योंकि और किसी में ए के साथ 1 है ही नहीं। चलिए फिर आप बी में चलिए, बी में है BrF5। अब BrF5 में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और 5 इधर आ गए, तो 5 इधर आ गए, इसके ऊपर कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका क्या होगा, 5 और 1 6, 6 देख लीजिए किस में आएगा, देखिए आपको sp3 4, sp3d 5 एंड sp3d2, ये कितने हो गए 6, 3 4 5 6। तो इसकी जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, आपको एकदम से अलग अलग निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो क्या होगी sp3d2, और sp3d2 का शेप क्या बताया था, sp3 देखिए sp3 में क्या था, टेट्रागनल था, sp3d में ट्राइगनल क्या बाई पिरामिडल था, और sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल था, और ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसी होती है, ऐसी होती है, यानी कि आपके क्या होगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और बीच में आपका ब्रोमीन जो सेंट्रल एटम है। लेकिन हमारे तो 5 ही है यहाँ पे, 6 कहाँ है, तो एक नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। लोन पेयर क्या है, इसकी शेप को गड़बड़ करेगा। अब ये देखिए शेप क्या बनी, अब इसमें देखिए ट्राइंगुलर पिरामिडल तो हो गई, तो ये हो गई स्क्वायर पिरामिडल, एक स्क्वायर है और उसके ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, तो ये क्या हो गई स्क्वायर पिरामिडल। तो आपकी BrF5 की हुई आपकी स्क्वायर पिरामिडल, अमोनिया की आपकी हुई थी ट्राइंगुलर पिरामिडल। अब आप देखिए XeF4, जेनॉन तो आपको पता है ये कैसा एटम है, ये तो आपका आइडियल गैस वाला एटम है, तो इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट में 4 फ्लोरीन के हैं, तो 4 बॉन्ड तो इसके साथ बनाएगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इसमें खर्च करेगा, बचे 4, 4 इसके पास होंगे, तो ये देखिए एक 4 तो ये बॉन्ड हो गए, ठीक है, 4 5 6, 6 बॉन्ड हो गए। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले वाले में भी 6 था ना, देखिए इसमें 3 4 5 6, तो ये हो गया sp3d2, और इस वाले केस में भी ऐसा ही शेप बनेगा, तो ये बनेगा ऐसे Xe Fe 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 Fe, और एक आपका ऊपर लोन पेयर और एक इसके नीचे लोन पेयर। जो आपको ये शेप दिख रही है, ये शेप आपको सिर्फ वो ही देखनी है जिसमें आपके एटम्स इन्वॉल्व हो, ना कि लोन पेयर। तो एटम्स इन्वॉल्व वाली जो शेप है वो कौन सी है आपकी, स्क्वायर प्लेनर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है SF6। देखिए आपको पता है सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही आपके फ्लोरीन है, तो इसकी भी क्या हो गई sp3d2 3 4 5 6, और इसका क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। इसमें तो लोन पेयर का भी झंझट नहीं है, तो ये बढ़िया से यही वाला बनाएगा सल्फर, और यहाँ पे आपके फ्लोरीन हो गए, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या होगा ये
ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये सब चीजें आपको आगे भी काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है कि लोन के वर्सेस 1/t का प्लॉट आर्हीनियस इक्वेशन के अनुसार कौन सा होगा। देखिए आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, k इजकल टू a e की पावर माइनस e a अपॉन आर टी। अब लोन k है तो इसका log ले लेंगे तो यह आ जाएगा लोन k इजकल टू लोन a इंटू e की पावर माइनस e a अपॉन आर टी। और आपको पता है log a इंटू log b क्या होता है, log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा लोन a प्लस लोन e की पावर माइनस e a अपॉन आर टी। ठीक है, इसका बेस भी e है और ऊपर भी e है, जब बेस सेम होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा लोन a और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ ये, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपने पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ ऊपर वाला बचता है, तो ऊपर वाले के लिए क्या लिखेंगे, माइनस ई ए अपॉन आर टी। और यानी कि हमारी इक्वेशन हुई लोन के इज इक्वल टू लोन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब वाई एक्सिस पे अब इसने रखा लोन के वर्सेस एक्स एक्सिस पे रखा इसने 1/t, तो वाई एक्सिस पे लोन के, एक्स एक्सिस पे हुआ 1/t। देखिए इसमें जो आपकी स्लोप है वो निगेटिव है, तो यानी जो आपका ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, पॉजिटिव स्लोप के लिए तो ऐसे जाता है, निगेटिव स्लोप के लिए कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे ऐसे चला गया। ठीक है, ये सही है। ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही ऐसा आपका ग्राफ है जो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो आप नाप भी देखें तो बिल्कुल सही है ये। और फिर जो लोन ए है ये क्या हुआ, ये इसका यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया, इसकी वैल्यू होगी लोन ए। ठीक है, इसकी जो आपकी स्लोप होगी उसकी वैल्यू होगी जो 1/t का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस ई ए अपॉन आर, ये आपकी स्लोप होगी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n is equal to 1 for helium ion is minus x joule, then that for 1 electron in n is equal to 2 state for beryllium 3 positive ion in joule। हीलियम आयन के लिए दी हुई आपको, बेरिलियम आयन के लिए बताना है। अब आपको पता है जो एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और एन आपका क्या है, एन आपकी स्टेट बताती है, ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है जी, तो देखिए इसमें बताया है कि हीलियम आयन के लिए आपका क्या है, माइनस एक्स, और हीलियम के लिए एन इज इक्वल टू 1 है, और जबकि बेरिलियम आयन के लिए आपके एन इज इक्वल टू 2 है। तो देखिए पहले हीलियम आयन के लिए सपोज मैं 1 बोल दूं, ई को मैं 1 बोल दूंगी, प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर हटाने के लिए मैं इसको के बोल दूंगी, और ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड क्या है, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर, और एन की वैल्यू उसने बोली है हीलियम के लिए, एन की वैल्यू है आपकी 1, ग्राउंड स्टेट में बोल रहा है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगी E1 आपकी हो जाएगी माइनस के इंटू 4 या फिर माइनस 4k, यही हो जाएगी। अब E2 आपको किसके लिए बोल रहे हैं, बेरिलियम Be3 पॉजिटिव के लिए, तो इसमें n इज इक्वल टू 2 है, और आपको पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो हो जाएगा माइनस के, जेड की जगह हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और इसने जो स्टेट है वो हमें बताई है n इज इक्वल टू 2 यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4। E2 भी क्या आई आपकी माइनस 4k, यानी कि जो एनर्जी की वैल्यू आपकी हीलियम के लिए आ रही थी, हीलियम आयन के लिए आ रही थी, वही एनर्जी की वैल्यू आपकी बेरिलियम आयन के लिए आई। तो इसने बोला कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम इज माइनस एक्स जूल। तो आपको बताना है बेरिलियम के लिए, बेरिलियम के लिए भी वही आ रही है, तो बेरिलियम के लिए भी क्या होगा, माइनस एक्स जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। देखिए एंट्रोपी क्या होती है कि रैंडमनेस, जितनी रैंडमनेस इंक्रीज होगी
इसका मतलब है उतनी ही एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और रैंडमनेस कब इंक्रीज होता है? जब भीड़ हो जाती है तो आपकी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। तो पहला है, और लिक्विड इवेपोरेट्स टू वाटर। जब लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है वाटर में तो उसकी रैंडमनेस बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो सारे एटम्स होते हैं अलाइंड होते हैं, है ना। लेकिन जैसे वो वेपराइज होते हैं, वो बहुत एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, वो एक जगह अलाइन नहीं होते, कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है, तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए में तो आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में चलिए। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड lowered from 130 Kelvin to 0 Kelvin। आपने कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका टेम्परेचर 130 केल्विन से 0 केल्विन कर दिया, यानी उसका टेम्परेचर और कम कर दिया। देखिए अगर जिसका जितना टेम्परेचर कम हो जाता है उसकी रैंडमनेस उतनी कम होती है, मतलब उतने ही ज्यादा अलाइंड होते हैं, एक जगह होते हैं सारे के सारे जो आपके एटम्स या कोई भी एंटिटी हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे तो एंट्रोपी जो है वो कम होगी, ऑप्शन नंबर बी में कम होगी, तो ऑप्शन नंबर ए में बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यही देखिए आपको ये भी नहीं देखना कि क्या है क्या नहीं, देखिए इसमें दो मॉलिक्यूल है ये, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, एक दो तीन, तीन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऊपर से गैसेस बन रहे हैं। ये तो सॉलिड है और तीनों यहाँ पे एक सॉलिड है, दो गैसेस बन रहे हैं। तो ये तो आपके जो रैंडमनेस भी बढ़ा रहे हैं और नंबर ऑफ जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। और इधर देखिए डी में यहाँ पे Cl2 एक मॉलिक्यूल है और ये कितना बना रहा है, एक मॉलिक्यूल दो बना रहा है, तो दो बना रहा है तो रैंडमनेस बढ़ेगी। तो इसका मतलब देखिए आपको पता है डेल एन जी अगर ज्यादा हो, यानी प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा हो किससे, रिएक्टेंट से, तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में यही है, तो इसका मतलब इसमें भी बढ़ेगी इसमें बढ़ेगी। तो ए सी और डी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो देखिए हमने बताया था आपको रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। RED का मतलब होता है रिडक्शन, OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब जिसमें दोनों रिएक्शन हो वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसे पता कर लेंगे हम, ये हम पता कर लेंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर जान के। देखिए यहाँ पे जिंक का 0 है क्योंकि फ्री स्टेट में है, यहाँ पे +2 है, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप ये देखिए 2KClO3 प्लस I2 2KiO3 प्लस Cl2, इसमें देखिए के को तो हम गिनेंगे ही, के का हमेशा +1 रहता है। क्लोरीन का यहाँ पे अगर आप देखें, क्लोरीन का यहाँ पे आप KClO3 में अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आएगा 3 2 6 -6 +1 -5, ये आएगा +5, ये आएगा +5, और यहाँ पे क्या रहा है 0, तो ये हो गया यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन तो हो रहा है। अब हमें ऑक्सीडेशन भी देखना, ऑक्सीजन की तो -2 ही रहेगा। यहाँ पे I2 का है 0 और यहाँ पे कितना बनेगा इसका 3 2 6, तो इसका भी +5 बनेगा, तो यहाँ से 0 से 5, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है रिडक्शन, तो इसका मतलब ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें देखिए 0 है और यहाँ पे +1, ये हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे है 0, यहाँ पे -1, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, सॉरी इसका हो गया रिडक्शन, 0 से -1 में गया, क्या हो गया रिडक्शन, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें देखिए +2 है, BaCl2 में जो बेरिलियम है, सॉरी बेरियम, तो जो बेरियम है यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है, क्योंकि देखिए Cl की कितने -1, 2 Cl की -2 हो गई, और SO4 भी -2 है, तो ये -2 ये +2, तो यहाँ भी +2 यहाँ भी +2, बेरिलियम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। फिर Cl2 देखिए यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, Cl में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। सोडियम में यहाँ पे +1 यहाँ भी +1, सोडियम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। फिर सल्फेट आयन यहाँ पे -1 यहाँ पे -1, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इसका मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये सब समझ में आए हो, थोड़ा डिटेल्ड वे में इनको बताया गया है, आप अच्छे से मैच कीजिए। और मैच करने के साथ साथ ये भी है कि ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको चीजें रिवाइज भी होती रहे डिटेल में। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज आती है तो आप स्किप कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर पे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगले कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे।
जो नीट में आगे के क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू सो मच।